38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल के संस्थापक रैटजेल को कहा जाता है। 38 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके विस्तृत व्याख्या में हम लोग चलते हैं। रैटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता रैटजेल रैटजेल कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मनी के थे। आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। ठीक है, संस्थापक भी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों ने इन्होंने एंथ्रोपोग्राफी नामक पुस्तक लिखा था। परिभाषा, मानव भूगोल का मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ में। यहाँ पर दिखा है रैटजेल नियतिवाद, ठीक है। सैंपुल रैटजेल की शिष्या थी। सैंपुल कौन थी, रैटजेल की शिष्या थी, जिन्होंने पर्यावरण नियतिवाद का समर्थन किया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस में क्या है, मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है। मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, ए तथा बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। देखते हैं हम इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में मात्रात्मक क्रांति भूगोल में गणितीय, सांख्यिकी, मॉडलों व कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आई थी। किस लिए आई थी, भूगोल में गणित और सांख्यिकी, मॉडलों व कंप्यूटर के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए आई थी। इसका प्रयोग मानव भूगोल जैसे जनसंख्या, अधिवास तथा भौतिक भूगोल, जलवायु, भू आकृति दोनों संख्याओं में व्यापक रूप से किया गया। यहाँ पर देखना मानव भूगोल कहेगा तो ध्यान रखना मानव जनसंख्या और अधिवास हो गया, ठीक है। भौतिक भूगोल कहेगा तो जलवायु और भू आकृति में इसको देखने काम करने के लिए आया था। यहाँ पर लिखा है मात्रात्मक क्रांति विरोध में ही बाद में मानवतावादी और अमूलवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अगर करेंटली पूछेगा अभी 2026 में, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने स्थान पे, भारत 1 नंबर पे है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ ले तो विश्व में जनसंख्या के दृष्टि के से भारत का कौन सा स्थान है। तो 40 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी का पूछेगा तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या है, 2011 की आधिकारिक जनगणना भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। चीन के बाद कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर 121 करोड़। वर्तमान तथ्य 2023-24 इवेंट डाटा संयुक्त राष्ट्र की महिलाएं सम्मानों के अनुसार भारत अब विश्व का पहला सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बोर्ड परीक्षा उत्तर कुंजी 2011 जनगणना आंकड़ों पर आधारित विकल्प, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार इसको भी चेक कराया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना आप, 2011 का पूछेगा तो सेकंड रैंक होगा, 2023 के बाद पूछेगा तो फर्स्ट रैंक हो जाएगा। वार्षिक, यह परीक्षा में वार्षिक 2011 उल्लेखित हो तो उत्तर दूसरा वही कह रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। 41 नंबर क्वेश्चन में, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब वह प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रवासी कहा जाता है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या है, तो अप्रवासी वे प्रवासी जो किसी नए स्थान या गंतव्य स्थान पर आते हैं, जो किसी नए स्थान और गंतव्य पर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रवासी कहा जाता है। उत्प्रवासी क्या होता है, वे प्रवासी जो अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर जाते हैं, मतलब जो स्थान उनका रहने वाला था, जहाँ पे हमेशा रहते थे, अगर वहाँ से छोड़ के जाते हैं कहीं तो उसे उत्प्रवासी कहेंगे, और नए जगह पे जहाँ जाएंगे उसको अप्रवासी कहा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है अप्रवासी मतलब आना, उत्प्रवासी मतलब बाहर जाना। अप्रवासी मतलब नए जगह पे आ गए हैं, उत्प्रवासी मतलब उस जगह को छोड़ कर आए हैं, उस जगह को। प्रवास के प्रतिकर्ष एवं आकर्ष कारकों पर 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 60% जनसंख्या कहाँ निवास करता है, 60% जनसंख्या एशिया में निवास करता है। देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जहाँ विश्व की कुल आबादी का 60% आबादी निवास करता है, ठीक है। भारत में करीब 4.7 अरब लोग निवास करता है वहाँ पे एशिया में, ठीक है। विश्व के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन इसी महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कौन खनन नगर नहीं है, इसमें कौन खनन नगर नहीं है। तो 43 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, पटना हो जाएगा, डी हो जाएगा। पटना कौन सा नगर है, कैसा नगर है, प्रशासनिक नगर है।
इसके विस्तृत व्याख्या में देखते हैं। पटना बिहार की प्रशासनिक राजधानी तथा ऐतिहासिक नगर है, यह खनन नगर नहीं है। देखो, झरिया खनन नगर है क्योंकि यहाँ पे कोयला का खनन होता है। रानीगंज क्या है, पश्चिम बंगाल में खनन नगर है क्योंकि यहाँ पे कोयला का खनन होता है। खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है, यहाँ पर तांबा का खनन किया जाता है। इसलिए ये तीनों खनन नगर है और पटना खनन नगर नहीं है, ये प्रशासनिक नगर है। यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है। ठीक है, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण से एक प्रश्न पक्का आता है, यहाँ पर ध्यान रखना, इससे पक्का एक प्रश्न आता ही आता है, तो इसको अनदेखा नहीं करना है। रुक जाओ, सॉरी, कहाँ गया यार, इसको अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, ये आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। सिंगरैनी है, सिंगरैनी कहाँ है? ठीक है, सिंगरैनी कहाँ है? राजधानी सिंगरैनी क्या है, मतलब राजधानी नगर है, खनन नगर है, पर्यटक नगर है, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंगरैनी है खनन नगर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या है, सिंगरैनी गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध कोयला खनन नगर है। सिंगरैनी कहाँ है? तेलंगाना में है। क्या है? तो कोयला खनन नगर है। यहाँ सिंगरैनी कोयलरी कोयले क्या लिखा है, कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा व्यापक पैमाने पर कोयला का उत्खनन किया जाता है, अतः यह एक विशुद्ध खनन नगर की श्रेणी में आता है। ठीक, सिंगरैनी बराबर कहाँ है? तेलंगाना में है। क्या किसका खनन किया जाता है? कोयला का। सिंगरौली कहेगा तो मध्य प्रदेश में, सिंगरौली कहेगा तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोयला। ठीक है, सिंगरैनी एवं सिंगरौली में छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं, दोनों ही कोयला का खनन क्षेत्र है। ठीक है, सिंगरैनी तेलंगाना कोयला हो गया और सिंगरौली मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश कोयला हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? 45 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोया जाता है। कमेंट में बताना रबी फसल काटा कब जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या में है, रबी ऋतु शीतकालीन फसल है, यानी जाड़े के मौसम में जो फसल बोए जाते हैं उसे रबी फसल बोला जाता है। बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होता है। रबी फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है, कटाई होता है मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल यानी गर्मी की बरसात, गर्मी या बरसात में जो बोने वाला फसल होता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, मानसून फसल कहते हैं। बुआई कब होता है? जून जुलाई में होता है, कटाई होता है अक्टूबर नवंबर में। जायद फसल ग्रीष्मकालीन होता है, मार्च से जून के मध्य होता है। लत्ती वाले फसल जो होते हैं जायद फसल होते हैं, जैसे ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया और सब्जियां हो गए। यहाँ पे आपको वही कह रहा है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। गेहूं फसल का उदाहरण है किसका? रबी फसल का उदाहरण है। हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कहना गेहूं है, जो एक रबी फसल है। अनुकूल दशा है, मतलब कैसा मौसम होना चाहिए? बोते समय शीतोष्ण तापमान 10 से 15 डिग्री तक तापमान होना चाहिए अगर गेहूं को बोते समय। ठीक है, तथा पकते समय खिली धूप होना चाहिए। मुख्य रबी फसलें गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया। ये जो है क्या मुख्य रबी फसल है। यही आपको दिया हुआ है पिछले बात। भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, चावल उत्पादन में भारत का राज्य अग्रणी है कौन? चावल उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य 47 का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य है। विस्तृत व्याख्या में क्या है? पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ जलवायु अनुकूल होने के कारण वर्ष में चावल की 3 फसलें ओस, अमन तथा बोरो उगाई जाती है। वर्ष में कितना चावल के 3 फसलें उगाई जाती है? कौन कौन? ओस हो गया, अमन हो गया तथा बोरो उगाई जाती है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ओस हो गया, अमन हो गया, बोरो हो गया, पश्चिम बंगाल के 3 फसलें हैं। उसके बाद में विश्व स्तर पर चीन के बाद जनसंख्या भारत चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अगर दुनिया में पूछेगा तो चावल उत्पादन करने में भारत कितने स्थान पर आता है? चावल उत्पादन करने में भारत दूसरे स्थान पर आता है। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग, मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? 48 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? गुजरात भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना है। यानी सबसे पहले कौन है? गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना है। काली मृदा कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी कपास के उत्पादन के लिए कौन मिट्टी जाना जाता है? काली मृदा जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के लिए 210 पाला रहित
क्या होता है 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको वहीं लिखा जाता है। काली मिट्टी कपासी मिट्टी कहा जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, दक्कन ट्रैप में मिलता है। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी व रेशेदार फसल है। कैसा फसल है? महत्वपूर्ण नकदी व रेशेदार फसल है। 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? टैनिन किसमें पाया जाता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चाय में मिलता है टैनिन। कॉफी में बताना क्या मिलता है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या में देखते हैं क्या है। चाय की पत्तियों में टैनिन तथा कैफीन नामक उत्तेजना पदार्थ पाए जाते हैं जो चाय को स्वाद और रंग प्रदान करता है। क्या करता है? स्वाद और रंग प्रदान करता है। रोपण कृषि में कौन कौन होता है? चाय एक झाड़ीदार पेय फसल है जिसके लिए ढलुआ भूमि तथा उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। यहाँ देखना, चाय में क्या होता है? टैनिन प्लस कैफीन होता है। कॉफी मुख्य रूप से कैफीन। कॉफी में क्या मिलता है? कैफीन मिलता है। चाय रोपण कृषि का सर्वोत्तम उदाहरण है। चाय किसका, कौन सी कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण है। ढलान वाली भूमि इसलिए चाहिए ताकि जड़ों में पानी न रुक सके। यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन 50 नंबर में, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? यानी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है अलवणीय है? 50 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा 3% भाग जो है अलवणीय है, मतलब लवणीय नहीं है। इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या है? महासागरीय लवणीय जल पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% भाग खारा है। यानी जितना भी जल है उसका 97% क्या है? खारा है, महासागरीय वाला। अलवणीय मीठा जल कुल जल का लगभग 2.5 से 3% ही अलवणीय जल है। मतलब 3% जल ही खारा नहीं है, बाकी सारा जल क्या है? खारा है। इसे अलवणीय जल का अधिकांश भाग बर्फ की चादरों में जमा है। यानी जो खारा है तो खारा है ही, यानी जो खारा नहीं है ये 3% जल, उसमें अधिकांश जल क्या है? बर्फ के चादरों से ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ देखना 97% समुद्री जल खारा होता है, 3% जल क्या होता है? मीठा जल होता है। इसमें शायद 2.5% ही हम लोग यूज कर सकते हैं। मानव उपयोग के लिए उपलब्ध भूजल में सही जल 1% से भी कम है। बताओ, आदमी को यूज़ करने के लिए 1% से भी कम है, तब भी आदमी क्या करता है? पानी कितना बर्बाद करता है। वाटर सेव करना चाहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? 51 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी। धात्विक खनिज कौन है? इसमें से डी है। इनमें सभी है, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, सभी का सभी धात्विक खनिज है। अगले इसके विस्तृत व्याख्या में क्या है? धात्विक खनिज जिनमें धातुओं का अंश पाया जाता है। धात्विक खनिज किसे कहा जाता है? जिनमें धातु के अंश पाया जाता है। अब बताना धातु किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स बताना धातु किसे कहते हैं। लोहा धातु खनिज, लोहा, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट है जिनमें लोहा हो। लौह धात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें लोहा हो। और लौह धात्विक खनिज जिसमें लोहा ना हो, जैसे तांबा हो गया, बक्साइड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये अलौह धातु खनिज है क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा नहीं है। लोहा, मैग्नीज और तांबा तीनों ही धात्विक खनिज है क्योंकि इसके पास में अपना चमक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर धात्विक कौन है? लौह है, लोहा, मैग्नीज है। और लौह कौन है? तांबा और बक्साइड है। अधात्विक खनिजों के उदाहरण अभ्रक है, चूना पत्थर है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। कोयला के पास कौन सा चमक होता है? नहीं होता है। ठीक है, अधात्विक खनिज हो गया। अगला क्वेश्चन से है, बेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बेलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। याद करो, पहले हम लोग पढ़ाए हुए हैं, इस क्वेश्चन को देखे हुए हैं। तब 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बेलाडीला प्रसिद्ध है और लौह अयस्क के लिए। विस्तृत व्याख्या में चलते हैं। बेलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। कहाँ? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला। एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक लौह अयस्क खदानों में से एक है। कौन है? बेलाडीला है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है। कौन से किस्म का? हेमेटाइट किस्म के उच्च गुणवत्ता वाला लोहा यहाँ पाया जाता है। यहाँ के लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ तक किया जाता है? जापान भेजा जाता है। आगे हम लोग इसके देखते हैं। बेलाडीला छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम पोर्ट जापान हो गया। मानचित्र कार्य में बेलाडीला छत्तीसगढ़ को दर्शाने के लिए कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि मैप पे बताना है कि बेलाडीला छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? 53 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए। गुरु महिसानी खान जो है लौह अयस्क से संबंधित है। देखते हैं इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या। गुरु महिसानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित एक प्रमुख लौह अयस्क खदान है। कहाँ है? उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में है। लौह अयस्क की आपूर्ति गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ के खदानों से ही होता है। किसके पहाड़ों से? बादाम पहाड़ की खदानों से होता है। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रिक में देखो,
गुरु महिसानी प्लस बादाम पहाड़ उड़ीसा हो गया। टिस्को कहाँ, जमशेदपुर में हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ में। बक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी बक्साइड जो होता है सबसे अधिक किस राज्य में होता है। 54 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बक्साइड सबसे अधिक होता है उड़ीसा में। बक्साइड सबसे अधिक कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग विस्तृत व्याख्या। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। देश का कुल उत्पादन में कितना है, 50% इसका हिस्सा है। यानी भारत में जितना भी बक्साइड होता है उसमें 50% अकेले उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है। बक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। बक्साइड में कलाहांडी, कोरापुट और बोलंगीर प्रमुख बक्साइड उत्पादक क्षेत्र है। मतलब अभी ये भी बक्साइड उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। बक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। बक्साइड नंबर 1 कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य है। कोरापुट का पंचपतमाली निक्षेप उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण बक्साइड क्षेत्र है। ठीक है, अजीब नाम है इस सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो है सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, नवीकरणीय स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होता है उसे नवीकरणीय स्रोत बोला जाता है। जो समाप्त नहीं होने वाला है दैट इज कॉल्ड नवीकरणीय स्रोत हो गया। सौर हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। और समाप्त जो हो जाने वाला होता है उसको अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जीवाश्म ईंधन, ये सब समाप्त हो जाने वाला है, इसलिए इसे अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नवीकरणीय ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा को एक और नाम से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल्पक्कलम किस राज्य में है, तो कल्पक्कलम तमिलनाडु राज्य में है। आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। विस्तृत व्याख्या यहाँ पर देखिए, इसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, पूरा याद कर लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ककरापारा गुजरात में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। इसको ध्यान में रखना है। कल्पक्कलम कहाँ है, तमिलनाडु में। यहाँ पर वही बात आपको समझाया गया है। कल्पक्कलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र, ये सब याद कर लेना है। भारत के मानचित्र में इन सभी 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लोकेट करने के अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, विकास का केंद्र बिंदु कहाँ है। विकास का केंद्र बिंदु इस ऑप्शन से पहचानना है, तो 57 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें सभी ये सब विकास का केंद्र है, विकास का केंद्र ये सबको माना जाता है। ठीक है, इसके विस्तृत व्याख्या में क्या है, मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है मानव विकास। ठीक है, विकल्पों में वृद्धि करना और जीवन स्तर में जब सुधार आता है तो उसी को क्या बोला जाता है, मानव विकास बोला जाता है। 3 प्रकार के होता है, स्वस्थ होता है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन हो गया, शिक्षा ज्ञान तक पहुँच होता है, संसाधनों तक पहुँच यानी क्रिया क्रय शक्ति, आय और व्यय इससे बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या के वृद्धि सर्वाधिक है। अभी हम लोग पढ़े हैं 60% जो होता है एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या 58 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे 60% जनसंख्या यहाँ पे पाया जाता है। विस्तृत व्याख्या, संख्यात्मक वृद्धि सर्वाधिक निरपेक्ष संख्या में वृद्धि एशिया महाद्वीप में हो रही है। वार्षिक वृद्धि दर यानी एक वर्ष में कितना जनसंख्या वहाँ पे वृद्धि कर रहा है, तो 2.4% अप्रोक्सीमेट जो है 2.5% वहाँ पे वृद्धि कर रहा है। दिए गए विकल्पों में अफ्रीका न होने के कारण एशिया ही सर्वाधिक उपयुक्त है, बोर्ड और तरकुजी द्वारा माना गया है। यहाँ पे वही बात आपको लिखा हुआ, अधिकतम लोग जुड़ रहे हैं एशिया, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर कहेगा तो अफ्रीका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात बोला गया था, लिंगानुपात 59 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। लैटविया का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये जरूर पढ़ लेना है अपने बुक से। लैटविया यूरोप विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है। 100 महिलाओं पर केवल 85 पुरुष है। 100 महिलाओं पर कितना है, 85 पुरुष है, अर्थात 1187 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। भाई साहब 1187 महिला, 1000 पुरुष पर कितने महिला है, 1187 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, 100 महिलाओं पर 300 पुरुष है। संयुक्त अरब अमीरात में 100 महिला पर कितने पुरुषों की संख्या है, 300, भारी कमी है भाई साहब। यहाँ देखो सर्वाधिक लिंगानुपात लैटाविया में होगा, न्यूनतम कहाँ हो गया, यूएई में हो गया। यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की स्थिति बेहतर तथा औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है।
इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? भाई साहब कई बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। 60 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महबूबुल हक। महबूबुल हक किस देश के रहने वाले थे? तो महबूबुल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। 1990 में मानव विकास सूचकांक दिया था, HDI की अवधारणा इन्होंने विकसित की थी, महबूबुल हक ने। कब? 1990 में दिया था, ठीक है, पाकिस्तान के थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्होंने महबूबुल हक का क्या किया था? साथ दिया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। UNDP द्वारा 1990 से ही वार्षिक HID रिपोर्ट प्रकाश की जाती है। इसमें क्या लिखा है? बस वही बात लिखा है, 1990 प्लस डॉक्टर महबूबुल हक प्लस अमर्त्य सेन, दोनों आदमी मिलकर किया था। लो, महबूबुल हक मेन थे, उनका सहयोग किया था अमर्त्य सेन HDI के निर्माण। या BSc परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से एक है, HDI सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से एक है, इसलिए इसको क्या करके रखना है भाई? क्लियर करके रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।